हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। क्लास 12th की क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की स्टडी स्टार्ट की थी, एक रिवीजन स्टार्ट किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़, कूलम्स लॉ, इन सब की स्टडी हमने कर ली थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और कूलम्स लॉ की स्टडी की थी, उसका रिवीजन किया था। तो उसके लेक्चर वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ वहाँ जाके आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आज हम आगे करेंगे टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट, इन सब को आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखो, आज हम रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या हम रिवाइज करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ठीक है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है। ये क्या कहता है? जब किसी भी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हों, जब भी कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हैं। ओके, एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं। कोई भी सिस्टम है, उसमें मल्टीपल चार्जेस दे रखे हैं आपके। वेट 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 कोई सिस्टम आपको दे रखा है जिसमें आपको बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, दिस इज Q3 चार्ज, और सो ऑन, यहाँ तक Qn तक चार्जेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। और सबकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है इस O पॉइंट से, इसकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, ठीक है, वो आपको गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक डिस्टेंस हो गई, ये आपकी दूसरी डिस्टेंस हो गई, ये आपकी इस थर्ड नंबर चार्ज से डिस्टेंस है, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एन नंबर ऑफ चार्ज। ओके, सो यहाँ आपको इतनी डिस्टेंसेस गिवन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डिस्टेंसेस दे रखी हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, हम कह सकते हैं दिस इज R3 डिस्टेंस, और आर एन डिस्टेंस आपको दे रखी है इस रेफरेंस पॉइंट ओ से, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम दे रखा था चार्जेस का, जहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। इफ मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, देन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा सॉरी गाइस, गला थोड़ा सा खराब हो गया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, एफ नेट जो होगा, वो वेक्टर सम होगा इन सभी चार्जेस के फोर्सेस का, इन सभी चार्जेस के फोर्सेस का, जो कि इंडिविजुअल चार्जेस यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q1 जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, उन सभी का ये वेक्टर सम होगा। तो जो एफ नेट होगा इन सभी के फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एफ नेट की, तो सभी चार्जेस यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, सभी चार्जेस यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 3 पे लगा रहा है, 3 4 पे लगा रहा है। और अगर अपन इंडिविजुअल चार्जेस की बात करें तो सभी कोई ना कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट जो होगा, वो सभी के फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो हम कह सकते हैं F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। हम कोई एक फोर्स ले लेंगे, कोई एक चार्ज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है। तो इस Q1 चार्ज पर, इन सभी के कारण लगने वाला जो फोर्स है, तो F12 क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस होंगे। कितने फोर्सेस होंगे? एन तक फोर्सेस होंगे। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो इस तरह से यहां पर क्या बनेगा? आपका एफ नेट बनेगा। ओके, ये वेक्टर सम होगा। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखो, अगर मैं F12 की बात करूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मुझे 1 से 2 तक की जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। ये 1 और 2 के बीच में रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है। तो इसको मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? R12 डिस्टेंस, R12, ठीक है। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को मैं R12 कहता हूं। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो किस तरह से लिखा जाएगा? K Q1 Q2
के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, क्योंकि हमने वेक्टर लगाया है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी R12 कैप. ओके, सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स. तो F12 की बात करूंगा तो इस तरह से लिखा जाएगा. F21 की बात करूंगा तो उसका भी आ जाएगा कि F13 की बात करूंगा तो Q1 Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर R13 कैप. तो इस तरह से फोर्स लिखा जाएगा. तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? जो नेट फोर्स है मैथमेटिकली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. देखो यहां पर हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे. वन तो देखो कॉमन ही है. फोर्स ऑन वन पर तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं 2 3 4 6 और n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण. तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू n निकालने के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. जो f वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा. देखो ध्यान से देखिए यहां पर Q1 Q2 तो आएगा नहीं. अब यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो n को हम डिफाइन कर देंगे. ठीक है, n नंबर तक चार्जेस जा रहे हैं पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 2 से स्टार्टिंग हो रही है. तो समीशन सिग्मा Q1 तो देखो कॉमन है, i नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मान लेते हैं यहाँ i नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एंड R1i, क्योंकि 1 से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो R12 R13 तो R1i स्क्वायर हो जाएगा. और R1i का क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो R1i का क्या लेना पड़ेगा? कैप लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा. और i की लिमिट लगा दो. i इज इक्वल्स टू कहाँ से? 2 से स्टार्टिंग होगा और कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 2 से ही हो रही है ना. F12 तो फर्स्ट जो आ रहा है वो 12 ही आ रहा है तो स्टार्टिंग i की 2 से ही हो रही है. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया किसका? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, f वेक्टर f नेट का फॉर्मूला. ठीक है, तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बहुत इजी है. तो हमने एज अ रिवीजन हमने इसका किया था तो हमने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है पर हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है. जब मल्टीपल चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट हो तो किसी एक चार्जेस पर दूसरे चार्जेस के कारण जो फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है सभी चार्जेस के फोर्सेस का. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने वाले हैं. तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको भी जल्दी से हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जिसके अराउंड अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल ले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेगा. मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज पड़ा है तो ये क्यू चार्ज अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज, मान लेते हैं यहाँ पर Q0 चार्ज को ले जाता हूँ तो ये या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा. ठीक है, तो किसी एक चार्ज के कारण एक ऐसा रीजन बनता है स्पेस में जहां पर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो हम ये कह सकते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज where unit positive charge या unit positive charge feels electrostatic फोर्स. ठीक है, तो वो रीजन जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो मान लेते हैं यहां पर हम मानते हैं यहां पर Q0 कूलम्ब चार्ज ने F न्यूटन फोर्स फील किया. तो
यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज ने कितना फोर्स फील किया, सो एफ बाय क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। और इसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, और इसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी पे हम यहाँ पर डायरेक्शन लगा देते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील हुआ है वो किसने किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने। चार्ज के अराउंड का रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एनी अदर चार्ज पार्टिकल फील्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वो तो रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन हो गया, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन हो गया, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। तो जो फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फील किया है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन जो होती है, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन पे लग रहा है उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं इसके, वैसे डायमेंशंस आप थोड़े बहुत याद रख लेना और आप निकाल भी सकते हो। डायमेंशंस क्या बनेंगे इसके, m1 l1 t-3 a-1, ओके। ये आप ध्यान रखना, इसके डायमेंशंस हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी आपको अजीब सी लग सकती है, बाकी एक्चुअली क्या आप यहाँ पर मैं नोट पैड में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग इश्यूज रहते हैं यहाँ पर, ओके। सो उसे इग्नोर करना, बस आपको टॉपिक क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको हम स्टडी करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, इसकी स्टडी करते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जो कि एकदम नेग्लिजिबल, जिसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो, ठीक है। एक स्पेस पे जिसका हम ये कह सकते हैं, जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि उसका एरिया और वॉल्यूम दोनों ही नेग्लिजिबल हो, तो वो आपका पॉइंट चार्ज होता है। तो मान लेते हैं यहाँ फ्री स्पेस पे एक आपका पॉइंट चार्ज रखा है, दिस इज क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। तो इसके अराउंड एक रीजन बनेगा और यहाँ से इस क्यू से कोई आर डिस्टेंस पे, इस क्यू से आर डिस्टेंस पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है Q0, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट चार्ज के कारण, वो किस तरह डिफाइन होगी, तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q कौन है, Q तो Q ही है, Q1 तो Q ही है और Q2 आपका Q0 है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस r²। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो ये Q0 आपका टेस्ट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो Q0 का डिवाइड कर देंगे हम। F में अगर हम Q0 का डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। सो आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, दिस इज E, F बाई Q इज E, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर से दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो देखो इसकी जो डिपेंडेंस है, अगर हम इसकी डिपेंडेंसी की बात करें कि भैया किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और जो पॉइंट चार्ज है उससे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। जो डिस्टेंस है R इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज का फील्ड था जिस पर ये टेस्ट चार्ज गया था, उससे जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो उस पर डिपेंड करती है। और थर्ड किस पे डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पे ये डिपेंड कर रही है। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन पे और एप्सिलॉन मीडियम, कोई भी मीडियम हो उसके एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें किसी मीडियम के लिए, अगर हम किसी मीडियम के लिए बात करें तो वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर। और अगर हम इनका रेशियो लें तो E0 इज द परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on vacuum and E medium is a electric field on medium। so यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एप्सिलॉन m ऊपर रहेगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। तो E नॉट बाई ई एम का ये रेशियो आएगा आपका, एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने K कहा था, है ना। कल हमने पढ़ा था कि इनका जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, विच इज एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो आप। ये K के बराबर होता है, ये रेशियो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं E नॉट बाई ई एम जो है ये किसके बराबर है, K के बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कोई भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, चार्ज अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो वो पॉइंट चार्ज नहीं हो, अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है और चार्ज किसी सरफेस पे है या चार्ज किसी 3D स्पेस पे है, मतलब वॉल्यूम में है या एक लाइन में चार्ज है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टर, द चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी और अ कंडक्टर यूनिफॉर्मली। अगर किसी भी सरफेस पे या किसी भी बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो किसी लाइन में भी हो सकता है, किसी सरफेस में भी हो सकता है, किसी वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली ये तीन टाइप के होते हैं,
फर्स्ट आपका होता है, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है ये? अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अगर चार्ज लीनियरली एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, अगर चार्ज किसी एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर मान लो ये आपके पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से चार्ज पूरी एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, और इस पूरी जो लाइन की जो डिस्टेंस है वो एल है या डी एल है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस पूरी जो लाइन है ये बहुत बड़ी लाइन थी, तो हमने एक छोटी डिस्टेंस ली डी एल डिस्टेंस, और डी एल डिस्टेंस पे यहाँ पर मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? डी क्यू चार्ज है। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? डी एल लेंथ में डी क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो गया? डी क्यू बाई डी एल, एंड दिस डी क्यू बाई डी एल इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्ज यहाँ पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये डी क्यू बाई डी एल जो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है आपकी, इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा से, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, डी क्यू बाय डी एल, ये लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो इस तरह से हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। सेकेंड है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट हैपेंड? ओके, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? अगर मान लो कोई सरफेस दे रखी है, इस तरह की आपको कोई सरफेस दे रखी है, ये आपकी सरफेस है, और इस सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस सरफेस पे मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ बहुत सारे चार्जेस है, बट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एक छोटा सा एरिया लेते हैं। हमने एक छोटा सा एरिया लिया, दिस इज डी ए एरिया लिया, और यहाँ पर डी ए एरिया में डी क्यू चार्ज है। तो डी ए एरिया में अगर डी क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज हुआ? डी क्यू बाई डी ए। दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे यहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी ए, ठीक है। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर, और जो सिग्मा है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। और थर्ड आपके आता है, थर्ड जो लास्ट है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप? वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ में थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया में थी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में होगी। तो यहाँ पर आपको कोई वॉल्यूम दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई क्यूबॉइड हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई स्फेयर हो सकता है, कोई भी 3D स्पेस हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी 3D स्पेस आपको दे रखा है, एक 3D स्पेस, एक 3D बॉडी आपको दे रखी है, और इस 3D बॉडी में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं कि यहाँ पर पूरे में प्लस 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 माइनस माइनस या प्लस कुछ भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, हर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, हर फेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम इसके यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। हमने कोई वॉल्यूम ले लिया यहाँ पर dv वॉल्यूम, और dv वॉल्यूम पे dq चार्ज है। सो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज हो गया? इट इज dq बाई dv, एंड dq बाई dv इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लिखेंगे रो से। इसको हम किससे लिखेंगे? ग्रीक लेटर के रो से। इट इज़ नॉट पी, इट इज़ रो। तो रो जो होता है आपका, वो होता है डी क्यू बाई डी वी। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम क्या नाम देंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये तीन चार्ज डेंसिटी थी आपकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन सब के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज डेंसिटी हो गया। अब अब इन चार्ज डेंसिटीज के बारे में, इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे गाउस थ्योरम, ठीक है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका है, आज हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं होता, एक इमेजिनरी पाथ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी पाथ होती है, इमेजिनरी लाइन है जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करता है, तो उस डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखता हूं, तो वो एकदम सीधा फोर्स फील करेगा, यहां पर इस तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो डायरेक्शन बनेगी लाइन की वो इस तरह से बनेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां रखूं क्यू नॉट को, तो वो कुछ इस तरह से इसको इस डायरेक्शन पे, टेंजेंशियली डायरेक्शन पे रिपेल करेगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक कर्व बनाएंगे कि इस कर्व में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ऐसे यहाँ पर इस कर्व में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएंगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या हो जाएंगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक इमेजिनरी पाथ होता है जहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? मोशन करता है, मूव करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस अलोंग विद अ पॉजिटिव चार्ज मूव इफ अलाउड टू डू, ठीक है। जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, अगर उसको अलाउ किया जाए, तो उस इमेजिनरी लाइन को, उस इमेजिनरी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे ओरिजिनेट, दे स्टार्ट या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता है ना, तो हम ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई हैं और कहां पर जा रही हैं? ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे, सबसे पहले उससे पढ़ने से पहले एक बार एक चीज और बता देता हूं आपको। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम कह सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्वेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
tangent drawn on the curvature of field lines shows the direction of रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई नेट की डायरेक्शन को शो करता है कि क्या चीज़ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है और अगर मैंने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो टेंजेंट है ये बताता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ई वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्वेचर पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका रीजन क्या है? अगर इंटरसेक्ट करेंगी ये तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन पॉसिबल, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वो तो सिंगल होगा ना, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक ही डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी और भी देख लो, दे आर perpendicular or normal to the surface of conductor। कोई भी कंडक्टर होगा उसकी सरफेस के ये बिल्कुल नॉर्मली होंगी। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट होंगी तो ये हमेशा नॉर्मली होंगी। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगी? नॉर्मली होंगी, एकदम ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, ये सरफेस के साथ एकदम 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली, एकदम नॉर्मली सरफेस से इनका जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सरफेस का इनका एंगल क्या होना चाहिए? एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। तो सरफेस के साथ, कंडक्टर की सरफेस से ये एकदम 90 डिग्री एंगल पर पास होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको हमने देख लिया अच्छी तरह से। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी, यहां ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं, किसी भी एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन निकली है नॉर्मली, उस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो इसको हम डिफाइन करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली एक एल और आएगा, to any area
is called electric flux, is called electric flux. तो यहाँ पर number of electric field lines passing normally to any area is called electric flux. तो कोई एरिया आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपका एक एरिया है, तो इससे नॉर्मली 90 डिग्री पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई हैं, इस एरिया के 90 डिग्री पर नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई हैं, इसी नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डिफाइन होता है आपका फाई ई से, और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है एफ ई, और ये प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ई वेक्टर डॉट ए का. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा आता है, एंगल आता है, डेट्स वाई यहाँ पर इनका स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है. ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती हैं, एक एरिया पे डिपेंड करती हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पे डिपेंड करती है. मान लो अगर अपन फील्ड को इस तरह से रख दें, तो ये इसका एरिया वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्मली पास आउट होनी चाहिए. तो मान लेते हैं कि यहाँ से आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, यहाँ से आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, ये मान लेते हैं. ये आपका एरिया वेक्टर है, ये एरिया है. इस एरिया से नॉर्मली यहाँ से इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई है. ठीक है, तो अगर अब यहाँ से तो नॉर्मली है नहीं, ये तो सीधी जा रही थी, पर हमने एरिया को उल्टा कर दिया. अभी तो ये नॉर्मल था एरिया, अगर ये सीधा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती ना. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पर अगर हमने टिल्ट कर दिया है तो अब ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पे तो अब अपन एरिया वेक्टर का इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लेंगे. दिस इज ए कॉस थीटा, तो वो ए कॉस थीटा आएगा. तो इसलिए यहां पर कॉस कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि इसी कॉस कंपोनेंट की डायरेक्शन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं. ओके, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन पे यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन पे आपको कंपोनेंट लेना है ए कॉस थीटा. इसलिए यहां पर ई ए कॉस थीटा आया है फाई का. तो फाई जो डिपेंड करता है वो ई ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया वेक्टर पे और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है. और इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर प्रोडक्ट जो है इसका, वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से डिफाइन होता है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब पर वोल्ट. ये इसकी क्या हो जाएगी आपकी ऐसा यूनिट हो जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया वेक्टर आपका होता है मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर. तो दो यूनिट होती हैं इसकी. एक तो देखो आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या फिर और वोल्ट मीटर, ये भी इसकी यूनिट होती है. ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट मीटर, ये दो इसकी यूनिट होती है. वोल्ट क्या होता है इसके बारे में आगे इलेक्ट्रिक जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या होती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है. फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती. हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं.
कि भाई कितने नंबर ऑफ लाइंस यहां से पास आउट हुई हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ओके, अब जल्दी से हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जल्दी से हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको भी जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह से पेयर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ओके, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। दो चार्जेस जैसे HCl है, H प्लस Cl माइनस, इनके बीच में डिस्टेंस होती है, बॉन्ड होता है, इनके बीच में डिस्टेंस होती है, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, by very small distance, separated by very small distance is known as electric dipole। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां देखिए दो आपके चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। दोनों सेपरेटेड हैं एक डिस्टेंस से, दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज, इसको हम d से डिफाइन करते हैं। तो ये जो d होता है आपका, ये 2l के बराबर होता है या 2a के बराबर होता है, d इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। क्योंकि हम मिड पॉइंट से देखेंगे तो इस मिड पॉइंट O से इस A पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये A होती है, और इस B पॉइंट से डिस्टेंस इसकी A होती है। जो टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल लेंथ होती है डाइपोल की, वो 2a होती है, ठीक है। A मिड पॉइंट से चार्जेस की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसमें हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? जिसको हम डिफाइन करते हैं p वेक्टर से। किसे डिफाइन करते हैं? p वेक्टर से। तो ये होता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस d। तो q मल्टीप्लाई बाय d वेक्टर इज कॉल्ड p वेक्टर। ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। और अगर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो p इज इक्वल्स टू q, d की वैल्यू होती है 2a, तो q2a या 2aq, यह आपका p बन जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट। इट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो जो इसकी जो डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है -q टू प्लस q होती है, -q टू प्लस q, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इस डाइपोल की डायरेक्शन होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स हैं। और अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें विच इज कूलम मीटर, अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, वैसे तो इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होती है, बट जो इसकी प्रैक्टिस्ड यूनिट है या प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट यूज की गई है डिबाई। प्रैक्टिकल यूनिट क्या यूज की गई है? डिबाई। तो डिबाई इज ए प्रैक्टिकल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्योंकि मीटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है डाइपोल के लिए, बहुत ही छोटा होता है डाइपोल, मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। सो इसलिए इसकी जो यूनिट ली जाती है प्रैक्टिकल यूनिट, वो डिबाई ली जाती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे गाउस थ्योरम के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज गाउस थ्योरम, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और कल जो टॉपिक होगा, कल जो हमारा जो लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये आज हमारा रिवीजन सेशन था, जिसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी की, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो टॉपिक्स को आप थोरोली रिवाइज करते रहिए, वीडियोस आते रहेंगे, हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।